हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 12th का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अपने 12th आर्ट्स में एक चैप्टर है फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि जब हमारा राष्ट्र भारत निर्माण हो रहा था भारत का, उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक और शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहली बात है अपने भारत का। भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? सन 1947 अगस्त महीना था, और अपनी किताब के अनुसार 14-15 की मध्यरात्रि को 14-15 की मध्यरात्रि को भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद हुआ, उसमें भारत के फर्स्ट पीएम थे, भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के फर्स्ट पीएम जब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी की खुशी में नेहरू जी ने उस दिन अपने सत्र को जो संविधान सत्र था उसको विशेष संबोधित किया, भाषण दिया। उनके भाषण का नाम था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण उन्होंने संविधान के विशेष सत्र को संबोधित किया था जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने ब्रिटिश जब शासन चल रहा था उस समय क्या था, पाकिस्तान अलग हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था। नहीं, जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो वह विभाजन का सत्र था, विभाजन का साल था, और भारत का विभाजन यानी कि आज़ादी का जो समय था वो बहुत ही त्रासदीपूर्ण था। आज़ादी का समय बहुत त्रासदीपूर्ण था। जो आज़ादी का साल था वो बहुत सारी उसके अंदर त्रासदीपूर्ण थी, मतलब दंगे हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। इसी बीच राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियाँ थी वो चुनौतियाँ आपसे शुरू हो रही है कि अब अपना भारत आज़ाद हो रहा था उस समय क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्या क्या समस्याएं थी, उनके बारे में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियाँ थी। जब भारत आज़ाद होता था उस समय भारत के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियाँ थी, और वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी वो अभी अपन देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और अच्छी पढ़ाई करो। चलो, भारत के सामने 3 चुनौतियाँ थी। 3 चुनौतियाँ थी, जिसमें से फर्स्ट है एकता के सूत्र में बांधने की। एकता के सूत्र में बांधने की। कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत बड़ा था, अलग अलग भौगोलिक दृष्टि में वो विस्तारित था, और उसी प्रकार से वह सामाजिक में और धार्मिकता में बहुत विविध था। बहुत विविधता पाई जाती है। भारत के अंदर बहुत सारे धार्मिक समूह रहते हैं और उनको एकता के सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल था, बहुत टेढ़ी की थी। ये भी चुनौती की पूर्ण में अपने ऊपर के सामने आए हैं। और दूसरा है अपने लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र, क्योंकि देखो भारत विविधता भरा राष्ट्र है, तो इधर लोकतंत्र कायम करना भी एक चुनौती की तरह ही प्रतीत होता है, तो ये भी एक चुनौती सामने आई थी। और तीसरी है अपने समूचा यानी कि सबका विकास, समूचा विकास करना। और विकास में प्रमुख चुनौती थी
आर्थिक विकास करना। विकास में प्रमुख चुनौती आर्थिक विकास की थी, क्योंकि अगर दोनों समय अपन को लूटा था और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन थी, और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक विकास करना अति आवश्यक था। और एक लाइन यहाँ पे मोस्ट निकल जाती है कि आजादी के समय, आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। यह लाइन पाकिस्तान में बहुत बार पूछी गई है, शायद अभी पूछ ले तो नहीं, जरूर याद करना। ये आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। जब आजाद हुए थे अपन, उस समय अपने राष्ट्र का निर्माण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था। और देखो आगे चलते हैं अपन, जब अब राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, आपको पता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तो उसमें पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण भारत से विभाजन के पश्चात हुआ था। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ उसी समय तो फिर राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो देखते हैं भारत का विभाजन क्या था, इसकी प्रक्रिया कैसी थी, इसके परिणाम क्या हुए, विभाजन क्यों हुआ, फिर अपन पढ़ेंगे रजौड़ का विलय। तो चलो अभी अपन देखते हैं विस्थापन और विभाजन। विस्थापन और विभाजन। बात है 1947 की। 1947 की बात है। 1947 शुरुआती साल में भारत ने ब्रिटिश, जैसे ये ब्रिटिश आधारित था, कुछ ऐसा हुआ करता था। ये ब्रिटिश इंडिया है, दिस इज ब्रिटिश इंडिया। और इसके दो भाग कर दिए जाते हैं। यह होता है पाकिस्तान। फिर ये पाकिस्तान दो भाग क्यों किए गए? जब ब्रिटिश इंडिया में एक लीग था, मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की सिफारिश कर। द्विराष्ट्र सिद्धांत अर्थात इनका कहना था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर, अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत कि भारत किसी एक समुदाय या एक राष्ट्र नहीं है। भारत यानी ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान और भारत दोनों का, इसीलिए पाकिस्तान अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर विभाजन करना चाहा, और कांग्रेस इसके विपक्ष में थी। कांग्रेस और खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसके विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का और इंडिया का विभाजन हो। अब विभाजन होने की प्रक्रिया यह थी कि बहुसंख्यक जो ज्यादा है उनको यहाँ पे विभाजन का आधार बनाया गया। इधर मुस्लिम ज्यादा रह रहे, इधर भी मुस्लिम ज्यादा रह रहे हैं, इधर भी मुस्लिम ज्यादा है और इधर भी मुस्लिम ज्यादा है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को एक कर दिया जाए। एक तो हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग बैठा है। तो इसको पश्चिमी पाकिस्तान मान लिया गया और इसको पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में और ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में, और ये पूरा अपना इंडिया हो गया। ये पूरा अपना इंडिया हो गया। चलो ये तो उसका बंटवारा मान लिया कि राष्ट्र का बंटवारा इस प्रकार होगा। जब ये जो यहाँ बंटवारा हुआ, इस समय यहाँ जो लोग रह रहे थे उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे ये बंटवारा हुआ, यहाँ पे मानो मानक लाइन खींचते गए कि ये पाकिस्तान में होगा और इंडिया में होगा। जब इधर जो हिंदू थे और इधर जो मुस्लिम थे, उनके आपस में भिड़ंत हुई, झड़प हुई और कुछ दंगे हुए, अत्याचार हुए और बच्चों महिलाओं को अगवा किया गया, उन पर अत्याचार किए गए। महिलाओं को जबरन शादी करानी पड़ी और उनका धर्म परिवर्तन अर्थात धर्मांतरण भी करवाना पड़ा। इस प्रकार बहुत सारी प्रक्रियाएं फॉलो हुई जो बहुत ही लगभग त्रासदीपूर्ण थी। और सबसे त्रासदीपूर्ण थी इधर पंजाब और इधर बंगाल, क्योंकि ये पास में पंजाब का और बंगाल का विभाजन बहुत ही त्रासदीपूर्ण था भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की सिफारिश कर इसका विभाजन करना चाहा तो कांग्रेस ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो मना कर ही दिया था, लेकिन जैसे जैसे उन दोनों की आवाज दबाकर इसका विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन तो किया गया, विभाजन के परिणाम निकलेंगे। अब इन दोनों का विभाजन हुआ है तो इसके कुछ परिणाम निकलेंगे। और विभाजन में
सिर्फ भूमि ही नहीं, विभाजन में भौतिक भौतिक सामग्री, जितनी भी भौतिक सामग्री थी, जैसे पुलिस बल, टेबल कुर्सी, टेप रिकॉर्डर, जितने भी संसाधन थे, उन सब का भी बंटवारा किया गया था। चाहे रेल हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, रेलवे कर्मी हो, इन सब का बंटवारा किया गया था। अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो चुका था, अब ये विभाजन हुआ है, इसके कुछ परिणाम भी निकले थे, और अब देखते हैं उनके परिणाम क्या थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से क्या परिणाम हुए, क्या हानियां हुई, अब उनके बारे में देखते हैं। विभाजन के परिणाम, जैसा कि विभाजन बहुत त्रासदीपूर्ण था, तो इसके परिणाम भी त्रासदीपूर्ण ही निकले होंगे। परिणाम में यही है कि अधिक मात्रा में जनसंख्या विस्थापित हुई, किसी के घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, मिले नहीं, यानी कि विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई। विस्थापन हुआ और दंगे होने शुरू हो गए। अब जैसे कि कुछ हिंदुस्तान में मुस्लिम बच गए, पाकिस्तान में हिंदू रह गए, उनके साथ अत्याचार हुए, और उनके मध्य दंगे हुए, और महिलाओं बच्चों को अगवा किया गया, महिलाओं व बच्चों को अपहरण किया गया, और महिलाओं के साथ जबरन शादी की गई, जबरन विवाह और धर्मांतरण भी किया गया। जब मुस्लिम लोग या हिंदू लोग किसी मुस्लिम या हिंदू महिला का विवाह करते हैं जबरन, जो कि अपने विस्थापन के कारण खो जाती है, उनका धर्मांतरण कर देते हैं, और इस विस्थापन में लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए थे, और 15,000 के करीब लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 80 लाख लोग इसके अंदर विस्थापित हुए थे। इस भारत और पाकिस्तान के विभाजन में आपने वो फिल्म देखी होगी गदर और गदर 2, उसके अंदर इसी का ही पूरा चित्रण किया गया है। ये सब इतने अत्याचार हुए थे, विस्थापन किस प्रकार हुआ था, और क्या क्या लोगों को वहाँ परेशानियां झेलनी पड़ी थी। यहाँ एक बात मोस्ट निकल के आती है कि परिणाम तो हुए थे और विस्थापन हो गया, लेकिन कुछ मुस्लिम रह गए थे, और जो रहे थे उस समय की मुस्लिमों की जनसंख्या है, यानी कि 1951 के समय भारत में कुल 12% मुस्लिम थे। विभाजन हो गया, अलग अलग कर दिया, फिर भी कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू वहां रह गए, कुछ मुस्लिम यहाँ रह गए, यानी कि 1951 के समय भारत में कुल 12% मुस्लिम थे जो यहाँ रह गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिक्त स्थान में पूछा गया है, शायद अभी भी पूछ ले इसको, तो इसको याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत मस्त है। और अपन ने पहले बात करी थी मुस्लिम लीग की, अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मुस्लिम रह गए, यानी कि मुस्लिम लीग भी अभी तक यहाँ पे सक्रिय है, एक्टिवनेस अभी दिखाएगी मुस्लिम लीग, कि जहाँ मुस्लिम जाति है वहाँ मुस्लिम लीग का निर्माण फिर से होगा। मुस्लिम लीग एक ऐसी संस्था, मानो उसको एक संस्था या संगठन था, जो मुस्लिमों के अधिकारों और उनके जितने भी जो के अधिकार थी उनकी रक्षा के हित में कार्य करती थी। एक सरकार कुछ गलत कदम उठाए तो वो हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में रहती थी, और पाकिस्तान और पाकिस्तान विभाजन भी शायद इन्हीं के करने पे हुआ था। मुस्लिम लीग ने इसके अंदर केंद्र की भूमिका निभाई है भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। अब विभाजन हुआ, पाकिस्तान अपने उधर चला गया और भारत अपने उधर, अब दोनों अपने अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधारने वाले हैं। अब पाकिस्तान ने भी सुधारा है, भारत ने भी सुधारा है, तो हम देखेंगे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुधारा है। अब देखो, भारत आजाद हुआ था उस समय जितने जो रजवाड़े थे वो भी आजाद हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत के आजाद होते ही उसके जितने रजवाड़े हैं वो भी आजाद हो जाएंगे। यानी कि जब भारत आजाद हुआ उस समय उसकी रियासतें और रजवाड़े भी आजाद हो गए, और ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि रजवाड़े अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। और देखो, राजा होता है वो क्यों चाहेगा कि मेरे हाथ से शक्ति जाए, क्योंकि अगर वो राष्ट्र में जाए, किसी देश में जाएगा, उसके हाथ से शक्ति निकल जाएगी और उस राष्ट्र के पास में चली जाएगी, तो वो राजा नहीं चाहता कि मेरे साथ शक्ति जाए, इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहता है। और किसी राष्ट्र के जो रजवाड़े हैं अगर वो स्वतंत्र रहना चाहे तो उसकी अखंडता पे तो
खतरा मंडराएगा। उसी प्रकार जब रजवाड़ों ने स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कही तो भारत की अखंडता पर भी कुछ खतरे मंडराने लगे। इस बीच में अपने एक व्यक्ति आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रजवाड़ों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो एक लाइन निकल के आ रही है मोस्ट, आजादी के समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। 565 रजवाड़े थे। रजवाड़े रियासतें थी कुछ जहाँ पे राजा राज करता है, वो कुल कितनी थी? 565 थी। इनमें से कुछ ने तो भारत में रहने का निश्चय कर लिया और कुछ स्वतंत्र या पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और इनको भारत में मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सरदार पटेल ने निभाई है। तो एक लाइन और मोस्ट लिखी जाती है कि रजवाड़ों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका सरदार पटेल की थी। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। लोहे की तरह इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और भारत को अखंडता की ओर लेते चले गए। जब ये सभी कार्य कर रहे थे, कुछ रियासतों ने मना किया, कुछ के साथ ज़्यादा समय भी लगा। इन्होंने रियासतों को कुछ विशेष छूट दी, जिस प्रकार से फिर भारत का अखंडता का फिर सपना पूरा हो सका। और देखो जैसे कि जब 565 रियासतें थी, उसमें से आधी ने तो भारत के साथ संधि कर ली थी या फिर हस्ताक्षर कर ली थी विलय पत्र पर, लेकिन कुछ थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। और उन कुछ में सर्वप्रथम थी त्रावणकोर के महाराजा ने सर्वप्रथम अपने राज्य को आजाद घोषित कर दिया। तो त्रावणकोर के महाराजा थे, सर्वप्रथम भारत को आजादी मिलने के बाद जैसे ही वो कहा गया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, तो सर्वप्रथम त्रावणकोर के महाराजा ने कह दिया कि हमारा राज्य स्वतंत्र रहेगा, ना तो पाकिस्तान में रहेगा और ना इंडिया में रहेगा। जस्ट उसी के बाद फिर हैदराबाद ने भी यही कह दिया। हैदराबाद भी बोला कि हम भी किसी में नहीं रहेंगे, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और हैदराबाद का मिजाज कुछ पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके थे, लेकिन हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था। और भारत के जितने भी रजवाड़े हैं उनके विलय में हैदराबाद का विलय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उठकर आता ही है। तो हैदराबाद को पढ़ते हैं। तो हैदराबाद का जो शासक था उस समय, हैदराबाद के शासक को उस समय निजाम कहा जाता था। जितने भी हैदराबाद के शासक थे उन्हें प्राचीन समय में निजाम कहा जाता था। वह निजाम बहुत ही रईस माने जाते थे, उनकी गिनती विश्व रईसों में की जाती थी। अब देखते हैं हैदराबाद का विलय 1947 में भारत आजाद हुआ। तो 1947 में हैदराबाद के शासक निजाम ने, ये याद रखना, हैदराबाद का शासक उस समय क्या कहलाता था? निजाम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए अभी से। हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था। निजाम ने एक वर्ष के लिए भारत से वार्ता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि एक वर्ष तक हैदराबाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच वार्तालाप चलती रही। और एक वर्ष बाद हैदराबाद का निजाम फिर कहने लगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन इसकी जनता इसके अत्याचारों से बहुत तंग आ चुकी थी और आखिर में इसकी जनता ने आंदोलन छोड़ दिया। जो जनता थी इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया। और एक और बात इसमें निकल के आती है इस आंदोलन में, जो एक मुख्य बात है, इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था।
इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था, यानी कि महिलाओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी, क्योंकि इस हैदराबाद के निजाम ने ज्यादा जो अत्याचार वो महिलाओं पर किए थे, तो फिर उसके बदले में महिलाओं ने इसके ज्यादा आंदोलन हैदराबाद के विरोध में किए, तो इसकी अगुवाई भी महिलाओं ने की थी। और इस आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने एक अर्ध अर्धसैनिक बल भेजा, अर्धसैनिक बल, जिसे रजागर कहा जाता है। अर्धसैनिक बल था, याद रखना, ये भी बहुत बहुत मोस्ट है। निजाम ने अर्धसैनिक बल भेजा था, इसे रजागर कहा जाता था, यानी अर्धसैनिक टुकड़ी थी उसे रजागर कहा जाता था। और इनको फुल छूट थी, ये मतलब स्वतंत्र थे, तो इनको भेजा कि वहाँ शांति वार्ता करो, लेकिन ये यहाँ के अत्याचार, जो आंदोलनकारी थे उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। इन्होंने हमले किए और हत्या कर दी बहुत सारे की। इन्होंने सामान्यतः गैर मुस्लिमों पर हमले किए, गैर मुस्लिम जितने भी थे मुस्लिमों को छोड़ा और गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उठाया, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, जितने भी गैर मुस्लिम थे उनको अपना निशाना बनाया। और ये यहाँ पे इतने दंगे वगैरह थे, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुके थे, तो भारत सरकार को यहाँ दखल देनी पड़ी। और 1948 में, सन 1948 में भारतीय सेना और हैदराबाद के निजाम शासक की सेना के बीच में युद्ध हुए, लगभग 2 सप्ताह तक युद्ध रहा। और बाद में 1948 में हैदराबाद के शासक निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये भारत में विलय हो गया, यानी कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948 में हुआ। और लास्ट डिसीजन था इसका निजाम का आत्मसमर्पण। हैदराबाद में के बाद ऐसी भी बहुत सारी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, और जो था त्रावणकोर, जिसने सर्वप्रथम स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में मिला लिया था। कुछ ही वहां पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और यहाँ बीच में एक टॉपिक निकल के आता है, मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय देखो, ये भी बहुत मस्त है। मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है, अभी भी है वो। और इसका एक राजा था, मणिपुर का महाराजा बोध सिंह था। ये स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन जनता ने भी यहाँ विरोध किया। और जनता की मांग थी कि चुनाव हो, तो चुनाव भी कैसा भाई, अपना शासन लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा। फिर महाराजा को विवश होकर, जनता के इन आंदोलन की वजह से विवश होकर ये चुनाव करवाना पड़ा। और चुनाव का नतीजा आया लोकतंत्र, यानी कि भारत में विलय। अधिकतर जनता ने भारत में विलय की कहा, क्योंकि जैसे लोकतंत्र तो कहा था, भारत जैसे ही नतीजा